हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो दिसंबर 2023 यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस। सो इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं। हम डिफरेंट पार्ट्स में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। सो टुडे इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर 2023 यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। सो हम डिस्कशन के साथ साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इफेक्टिव मैनर में समझने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हमारा फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट का कोर्स है उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल। आपको कोई भी बुक, कोई भी रिसर्च पेपर फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करेंगे तो। इसके अलावा आपको मिलेंगे यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा कुछ अवेलेबल है। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के लिए। सो अगर आप दिसंबर के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर्स की वैलिडिटी है वो दिसंबर तक है। और अगस्त में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस का, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। सो आपको कोर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट कोर्स एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। सो आपको पता ही होगा कि वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 2 हमारा क्या है, फोरेंसिक साइंस है। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चन किसके आते हैं, पेपर 1 के आते हैं, जो कॉमन होते हैं सभी के लिए। सो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 51 से फोरेंसिक साइंस शुरू होता है। सो फोरेंसिक साइंस के लिए क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, बट यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ फाइल बनाई है उसको क्वेश्चन नंबर 1 से ही डिनोट किया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर कहाँ पे मिलेगा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ब्लैंक इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करनी है। कि सबसे पहले हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ रहा है, जो कहाँ लोकेटेड है, या तो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोकस है, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है सेशंस कोर्ट। आपको आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे आंसर छुपाना इज नॉट माय फोकस, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं। आंसर आप सभी को पता चल ही जाएगा। हम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, सेशंस कोर्ट करेक्ट आंसर है। अब कैसे करेक्ट है आंसर सेशन कोर्ट, सबसे पहले समझ लो व्हाट इज सेशन कोर्ट। जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, द सेशन कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो पर्टिकुलरली ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लोकेटेड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल होता है। अब आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना है, हाई कोर्ट के बारे में सुना है और सेशंस कोर्ट के बारे में सुना है। तो सबसे पहले समझो सेशन कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये चीज आप समझ लो। अब जान लो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली पे लोकेटेड है। इसका रोल क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया का। क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया का। इसके ऊपर कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। इट हैज एक्सटेंसिव jurisdiction including original, appellate and advisory function. It can hear appeals against the decision of high courts and other courts or tribunals. तो हाई कोर्ट में अगर कोई जजमेंट ऑलरेडी आ गई है लेकिन उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है कोई भी पार्टी, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं होता। इसके डिसीजन को, चाहे कोई भी डिसीजन हो सुप्रीम कोर्ट का, आपको मानना ही पड़ेगा।
ठीक है। अगर लोअर कोर्ट्स की मैं बात करूं जैसे कि हाई कोर्ट या फिर डिफरेंट कोर्ट ट्रिब्यूनल्स, सो इसके रिजल्ट को आप हायर कोर्ट्स पे क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 124 से 127 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। सो हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल का होता है। ठीक है। एक तो हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे इंडियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट। और अगर मैं किसी स्टेट की बात करूं तो स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कोर्ट ट्रिब्यूनल होता है वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, यूजुअली ये सिचुएटेड रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट के कैपिटल में। ठीक है। या फिर यूनियन टेरिटरी हेडक्वार्टर्स में, अगर हम यूटी की बात करें तो। ठीक है। रोल क्या होता है, ईच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ये हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स का हो। एंड हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड सर्टेन केसेस एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लोअर कोर्ट्स। ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सेपरेट वीडियो में, तो आपको उनकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो वो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग सेशंस कोर्ट, तो ये सेशन कोर्ट्स को भी इंक्लूड करता है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है उसका आर्टिकल 214 से 231 रेंज है फॉर हाई कोर्ट, आप गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्ट है सेशन कोर्ट, जिसका हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये तो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सिचुएटेड होता है। ठीक है। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं, क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रही हूँ। इट डील्स विद द सीरियस क्राइम केसेस सच एज मर्डर, रेप, रॉबरी एक्सेट्रा। द कोर्ट कैन ऑल्सो हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में या फिर सेशन कोर्ट्स के नीचे भी जो डिफरेंट जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उससे कोई अगर डिसीजन आया है तो वो लोअर क्रिमिनल कोर्ट से सेशन कोर्ट में अगर आ रहा है तो सेशन कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है और वो क्या करती है, उसके हियरिंग भी कंडक्ट कराती है। ठीक है। विद इन द डिस्ट्रिक्ट, हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है एक डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। जुडिशियल हायरार्की क्या है, बिलो द हाई कोर्ट अबव द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। सो ये किसके बीच में होता है, हाई कोर्ट से बिलो, मजिस्ट्रेट कोर्ट से अबव। ठीक है। स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे काम करती है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है सेशन कोर्ट, और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो होते हैं वो उसके नीचे आते हैं। ये इनकी हायरार्की होती है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, इट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन सेशन केसेस, मतलब सीरियस क्रिमिनल मैटर्स पे। अपलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है ओवर डिसीजंस ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेशन कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हो। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पार्ट होता है आपके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वाजी जुडिशियल फंक्शन का। क्वाजी जुडिशियल फंक्शन मतलब क्या, क्वाजी जुडिशियल मतलब पार्शियली जो अटैच्ड है जुडिशियल सिस्टम से। दे हैंडल इशू लाइक पब्लिक न्यूसेंस, प्रिवेंटिव एक्शंस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं आपके जुडिशियल सिस्टम का पार्ट होते हैं, बट दे आर नॉट दी जुडिशियल जुरिस्डिक्शन वाला कुछ इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई पर्टिकुलर हम एरिया के केसेस को हैंडल करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, यहाँ से कोई डिसीजन गया तो वो सेशन कोर्ट में जाता है। नाउ जुरिस्डिक्शन, दे डू नॉट हैंडल रेगुलर क्रिमिनल और सिविल केसेस बट हैव पावर्स अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब सीआरपीसी के अंदर पावर्स इनके पास होती है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि जो सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है वो जुलाई 2024 से चेंज हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पे, तो उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो गो थ्रू ज़रूर कर लेना। बट आपको सीआरपीसी, आईपीसी, आईईए के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो अब उसके अपग्रेडेशन को भी आपको जानना है और जो पुराना सीआरपीसी, आईपीसी, आईईए थे उसको भी जानना ज़रूरी है।
ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसका एग्जाम्पल है। जुरिस्डिक्शन एक पर्टिकुलर एरिया का इनके पास होता है, बट ये हमेशा क्रिमिनल और सिविल केसेस हैंडल नहीं करते, स्पेशल केसेस में ही हैंडल करेंगे। नाउ जुडिशियल स्ट्रक्चर इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको समझना है कि किस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल स्ट्रक्चर काम करता है, तो दो तरीके के केसेस होते हैं। एक तो होते हैं क्रिमिनल केसेस और दूसरे होते हैं सिविल केसेस। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में उनका हैंडलिंग होता है, जो सिविल केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में हैंडल किए जाते हैं ना। सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होते हैं, सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें कोई सीरियस नेचर ऑफ क्राइम नहीं हुआ, मतलब मर्डर, रेप, डकैती, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। एंड जैसे कि कोई ज़मीन जायदाद के केस है, और कोई अब्यूजिव केस है, या फिर पति पत्नी में झगड़े के केस है, डाइवोर्स के केसेस हैं, किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी के जाली सिग्नेचर या फर्जी फॉर्ज कर लिया सिग्नेचर एक्सेट्रा, इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में आते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ये होता है और सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट ये होता है, ठीक है। सिविल कोर्ट जो हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये क्या होता है, दिस इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट हैंडलिंग सिग्निफिकेंट सिविल केसेस। जो सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट इंक्लूड सीनियर सिविल जज कोर्ट एंड जूनियर सिविल जजेस कोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सिविल कोर्ट्स होते हैं जो कि सिविल केसेस हैंडल करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो सेशन कोर्ट आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास आता है, ठीक है। सो सेशन कोर्ट क्या है, दिस इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉर सीरियस ऑफेंसेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस जैसे criminal offenses, murder, rape, डकैती एक्सेट्रा। नाउ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हैंडल लेस सीरियस क्रिमिनल केसेस, जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं। केसेस तो क्रिमिनल ही होंगे बट नॉट वेरी सीरियस, छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो छोटे मोटे बहुत ही माइनर मामूली से केसेस हैंडल करते हैं। बट ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सिविल कोर्ट में सिविल केसेस हैंडल करे जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस हैंडल करे जाएंगे। हियर वी हैव की पॉइंट्स अबाउट सेशन कोर्ट। सो की पॉइंट्स क्या है सेशन कोर्ट के, कि जो सेशन जज होता है, it it is really very important court and it is appointed by the high court. high court appoint करता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, मल्टीपल एडिशनल सेशंस हो सकते हैं, जजेस, असिस्टेंट जजेस, एंड क्या करते हैं ये सारे मिलके वर्कलोड हैंडल करते हैं। यहाँ पे ट्रायल्स करे जाते हैं, अपील्स और अपील्स के रिविजन्स होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सेशन कोर्ट का, क्विकली देख लेते हैं। एक्सेस टू जस्टिस, जल्दी एक्सेस टू जस्टिस हो सकता है सेशन कोर्ट्स के थ्रू। स्पीडी ट्रायल, मतलब अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जल्दी से ट्रायल उनका ले सकते हैं, स्पीडीली ट्रायल ले सकते हैं। एंड जुडिशियल ओवरसाइट, ये किसी भी तरीके की जुडिशियल ओवरसाइट को क्या करती है, कम करती है या अवॉइड करती है। ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हुए चलेंगे क्वेश्चन पेपर का। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो लेट मी रिमाइंड यू ऑल, आप हमारे यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस मीनिंग। क्वेश्चन समझो, क्या लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस मीनिंग बाय द यूज ऑफ स्पीच और राइटिंग और अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इज कॉल्ड। क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है, जिसकी एबिलिटी लूज हो चुकी है कि वो स्पीच के थ्रू अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस कर सके, लिख के एक्सप्रेस कर सके, या फिर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करे और रिटन लैंग्वेज में उसे क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। कैसी सिचुएशन ये होती है ये पूछा जा रहा है। सो एफेसिया, कॉग्निशन, डेलिरियम और डिल्यूजन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एफेसिया। अभी समझ लो एफेसिया क्या होता है। एफेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें लॉस होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंड लैंग्वेज। लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, भले ही वो लिख के बोली गई हो या फिर बाय स्पीकिंग इट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। वेदर स्पोकन और रिटन, चाहे लिख के बता लो चाहे बोल के बता लो, इट इज टिपिकली ड्यू टू ब्रेन डैमेज। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें ब्रेन डैमेज का कोई केस है, तो ब्रेन डैमेज के केस में ऐसी कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं ना। एफेसिया इज ए मेडिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू ब्रेन। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ब्रेन डैमेज हुआ है या फिर सर पे कोई चोट लगी है तो इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है। नाउ पर्टिकुलरली इन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज,
दिस डैमेज कैन बी कॉज्ड बाय अ स्ट्रोक, किसी स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मतलब नर्व से रिलेटेड कंडीशन या नर्व से रिलेटेड किसी बीमारी की वजह से ये हो सकता है ना। एफेसिया कैन अफेक्ट स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरी। ये डिपेंड करता है कि भाई किस जगह पे चोट लग गई है ब्रेन में और किस एक्सटेंट तक ब्रेन इंजरी हुई है। सो उस ब्रेन इंजरी के लेवल को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि एफेसिया है या नहीं है, जिसमें कोई भी पर्सन रीडिंग राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बता सकता। अब बाकी जो वर्ड्स है उनको थोड़ा सा समझ लो, जैसे कि कॉग्निशन, डेलेरियम और डिल्यूजन। जो कॉग्निशन होता है ये एक तरीके का ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप कोई चीज़ समझते हो, है ना। जैसे कि हम कभी कहते हैं किसी को कि कॉग्निशन एबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, या कॉग्निटिव बिहेवियर इस पर्सन का बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझता है, सीखता है और अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो कॉग्निशन एबिलिटी। अगर मैं कोई भी चीज़ देख के याद रख सकती हूँ, किसी को जल्दी से पहचान लेती हूँ, चीज़ें चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा शार्प हूँ, तो मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरा कॉग्निशन बहुत अच्छा है। और किसी का अच्छा नहीं है, मतलब वो चीज़ों को जल्दी भूलेगा, एब्सेंस माइंडेड रहेगा, एक्सेट्रा। डेलेरियम क्या है? डेलेरियम या तो फिर अक्यूट हो सकता है या फिर सडन हो सकता है। अक्यूट मतलब क्या? लंबे समय से, या फिर सडन, या फिर लंबे समय से क्रोनिक वर्ड हम यूज करते हैं बेसिकली। अक्यूट सडन से थोड़ा सा लेट, मतलब या तो तुरंत हो जाएगा या तो थोड़े समय में हो जाएगा। इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दैट इंक्लूड चेंजेस इन द परसेप्शन, मूड एंड कॉन्शियसनेस। इसमें आपका परसेप्शन, जैसे आप चीजें सोचते समझते हो, मूड और कॉन्शियसनेस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ये एक तरीके का टेम्पररीली मेडिकली कॉज कंडीशन भी हो सकता है, या फिर सब्सटेंस यूज करने से, मतलब किसी तरीके का कोई ड्रग या दवा यूज करने से डेलेरियम जैसी कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव डिल्यूजन। डिल्यूजन को हम कह सकते हैं फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीव मतलब गलत सोचना, ठीक है। ओपिनियन दैट इज स्ट्रांगली हेल्ड डिस्पाइट क्लियर एविडेंस। क्लियर एविडेंस के बाद भी अगर आप किसी एक स्टेटमेंट पे अड़े हुए हो तो आप किसी डिल्यूजन में हो, है ना। आपने वो वर्ड सुना होगा डेलुलू, राइट, बहुत ज़्यादा अभी लाइक स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। इट्स अ जेनजी वर्ड जो कि मैंने सुना है, राइट। डेलुलू, डेलुलू इज नथिंग बट डिल्यूजन को हम डेलुलू कहते हैं। इट इज़ अ फॉल्स बिलीव जिस पे आप बिलीव करते हो इवन आफ्टर यू इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस जो कि आपको ये बताता है कि आपका ये फॉल्स बिलीव है, बट फिर भी वो पर्सन उसको क्या करता है, बिलीव नहीं करता। चलो ये तो फन वर्ड है, वी ऑफन यूज इट, बट एक तरीके की सच में ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक सिचुएशन है जो कि कभी कभी सिजोफ्रेनिया से भी लिंक्ड हो सकती है या बाइपोलर डिसऑर्डर से भी लिंक्ड हो सकती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेंडिंग एग्जिबिट टू एफएसएल, आप एफएसएल क्या भेज रहे हो, एविडेंसेस भेज रहे हो। इफ द स्टेन इज ऑन अ ट्रांसपोर्टेबल ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, crowbar or firearm, it is not preferable to send whole object, protecting the area of the stain, enclosing the object in a package, scrape or cut the stain area and then pack. So यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि while sending the exhibit to FSL, if a stain is on a portable object, portable object मतलब आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही भेज सकते हो, it is not preferable to, क्या प्रिफरेबल नहीं है? जब आप पूरा का पूरा सैंपल ही भेज सकते हो, जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही भेज सकते हो, तो स्क्रैपिंग की ज़रूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर स्टेन को कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एज अ होल एविडेंस आप इन एविडेंसेस को भेजोगे अपने पर्टिकुलर स्टेन वाले एरिया को प्रोटेक्ट करके, ठीक है ना। वाइल सेंडिंग एग्जिबिट टू फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इट इज जनरली नॉट प्रेफरेबल टू स्क्रैप or cut the stain area and then pack it separately. Now this can potentially result in the loss or contamination of evidence. क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है एविडेंस का। इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते हो तो आप ऑब्जेक्ट ही भेजोगे, ठीक है ना। स्क्रैपिंग और कटिंग द स्टेन एरिया एंड देन पैकिंग इट सेपरेटली कैन इंडीड रिस्क द लॉस ऑफ पर्टिकुलर एविडेंस या फिर कंटामिनेशन ऑफ द एविडेंस। इसी वजह से हम क्या करते हैं, होल ऑब्जेक्ट सेंड करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस, कंटामिनेशन रिस्क, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, इसी वजह से हम क्या करते हैं, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भेजना प्रेफर करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. हु इज known for a fingerprint classification system adopted in British India and United Kingdom and wrote a book titled Classification and Uses of Fingerprint. क्या क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट बुक भी लिखी और क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ब्रिटिश इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में भी क्या किया जाता था, यूज किया जाता था. सो डॉक्टर हेनरी फॉल्स, सर विलियम हर्शल्स, एडवर्ड रिचर्ड हेनरी एंड जोआन वेटिक. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कुछ बड़े महान काम किए हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी. सो हेनरीज क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, जो फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन है, हेनरीज क्लासिफिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, इन द फील्ड ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस. जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे, ही इज नोन फॉर डेवलपिंग द फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम which is used in British India and United Kingdom. He also wrote the book named Classification and Uses of Fingerprint. जो Richard Henry is indeed credited with developing the fingerprint classification system. Fingerprint classification system that was adopted in British India and later in United Kingdom. His system, known as Henry's classification system, was revolutionary in the field of forensic science and is still in use in the various forms around the whole world. He wrote the book called Classification and Use of Fingerprints to detail the system and its application. So काफी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल थे, याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सैटेलाइट डीएनए आर प्रोटीन कोडिंग, एमआरएनए कोडिंग, नॉन प्रोटीन कोडिंग एंड सैटेलाइट प्रोटीन कोडिंग. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो नॉन प्रोटीन कोडिंग होते हैं. क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन कोडिंग होते हैं. सैटेलाइट डीएनए जो पर्टिकुलर प्लेस होता है, जो बार बार रिपीट होता है, जिसके थ्रू हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन प्रोटीन कोडिंग होते हैं. नाउ सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ रेपिटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट डू नॉट एनकोड्स प्रोटीन. देखो, प्रोटीन बनाने का काम करते ही हमारी डीएनए, राइट. जो बेस पेयर्स होते हैं, जो तीन तीन ग्रुप ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं. तो प्रोटीन कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी डीएनए. बट जो सैटेलाइट डीएनए होता है, जो सैटेलाइट हम देख के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो हाईली क्या होता है, रेपिटेटिव होता है. और उन रेपिटेशंस को ही आइडेंटिफाई करके हम लोगों के बीच लिंक जनरेट करते हैं या देखते हैं. तो वो क्या होता है, वो नॉन प्रोटीन कोडिंग होता है. प्रोटीन कोडिंग से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता. दे आर टिपिकली फाउंड इन द सेंट्रोमेरिक एंड पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन्स. सो सेंट्रोमेरिक रीजन्स एंड पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन्स मतलब क्या, ये सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का, और ये क्रोमोसोम के क्या होते हैं, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं ना इनको. तो कौन सी एरिया में होता है, वो बेसिकली सेंट्रोमियोरिक और पेरीसेंट्रोमेरिक, मतलब सेंट्रोमेयर के आसपास या बीच में जो आपको गोल गोल दिख रहा होता है ना, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंटर का पॉइंट. एंड देन फिर क्या होते हैं, फिंगर्स होते हैं आपके क्रोमोसोम के, लेट्स कॉल इट फिंगर्स. ठीक है, एंड दे प्ले रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम. क्या करते हैं, जीनोम के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो डीएनए कोड कर रहे हैं वो तो डीएनए, सॉरी, जो प्रोटीन कोड कर रहे हैं वो प्रोटीन तो बना ही रहे हैं ना, वो तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. लेकिन जो नॉन कोडिंग एरिया होता है वो हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. नाउ डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए, इट रिफर्स टू हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस of DNA, and they are typically found in the heteromeric regions of chromosomes such as centromere and telomeres. These sequences are characterized by their repetitive nature, often consisting of short repeat units, जिसको हम क्या कहते हैं, STR कहते हैं, या फिर बड़े रिपीट्स जिसको हम VNTRs भी कहते हैं. ठीक है, सो क्या होता है इनका नेचर, नॉन प्रोटीन कोडिंग.
एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, उनका रेपिटेटिव नेचर होता है जिसके थ्रू हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इनका लोकेशन और फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर के आसपास इनका लोकेशन होता है, फंक्शन क्या होता है आपके स्ट्रक्चरल मेकअप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वेरिएबिलिटी एंड इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन एंड वेरिएबिलिटी से भी रिलेटेड, क्योंकि वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन द नाउ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के लिए भी आप सैटेलाइट डीएनए या फिर आप जो ये नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं इस पे काम कर सकते हैं। नॉन कोडिंग आरएनए के बारे में भी यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट लिखा हुआ है दैट repetitive DNA sequence may give rise to a non-coding RNA such as certain classes of small RNAs. Satellite DNA itself does not serve as template of mRNA synthesis or protein coding. ठीक है, let's move to the next question. Question number 6. In DNA fingerprinting analysis, probes used are made up of one of these. So DNA fingerprinting में जो probes use करते हैं, these are made up of what? Satellite DNA, single stranded labeled DNA, RNA, double stranded unlabeled DNA. So ये किससे बनते हैं? Single stranded labeled DNA. So single stranded labeled DNA helps DNA fingerprinting and the fingerprinting analysis with the help of with the use of probes or single stranded labeled DNA. Now in the DNA fingerprint analysis, probes are typically made up of single stranded labeled DNA. probes किन से बनते हैं? probes बनते हैं single stranded labeled DNA से. Now these probes are designed to hybridize specifically with complementary sequences इन द टारगेट डीएनए। जो पर्टिकुलर टारगेट डीएनए होता है उसको हाइब्रिडाइज करने के लिए ये प्रोब काम करते हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड लेबल्ड डीएनए, लेबल्ड मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनसे बने हुए होते हैं। ठीक है, नाउ दिस अलाउ द डिसीजन एंड Now this allow detection and identification of specific DNA fragments or our region of interest. Now labeling of probes is really very important. आप किसी भी फ्लोरेसेंट टैग या रेडियो आइसोटोप से लेबल कर सकते हो, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियो एक्टिव कर सकते हो या फ्लोरेसेंट कर सकते हो, जिससे जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो वो आपको दिखेगा, ग्लो करेगा। इट एनेबल्स देयर विजुअलाइजेशन एंड डिटेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दैट हैज़ बीन ऑकर्ड। ठीक है, ना यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस है उससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करे हैं। सो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पे, ओपन रहेगी ये पीडीएफ, डोंट वरी। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं भी ली है तो भी आप ये पीडीएफ देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। Next question, question number 7. The variable number of tandem repeats VNTRs in DNA fingerprinting analysis belongs to which one of these? किसकी बात कर रहे हैं हम? VNTR की बात कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की बात कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस में किससे रिलेटेड होता है? नैनो सैटेलाइट से, मिनी सैटेलाइट से, माइक्रो सैटेलाइट से या किलो सैटेलाइट से? जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं उनसे VNTRs क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। नाउ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस यूजुअली बिलोंग टू मिनी सैटेलाइट्स। नाउ दीज मिनी सैटेलाइट्स ऑफ डीएनए consist of tandem repeats of DNA sequences that are typically कितने बड़े हो सकते हैं? 100 बेस पेयर्स तक, 10 से लेके 100 बेस पेयर्स जितने लंबे हो सकते हैं। Now VNTs are specifically type of mini satellite DNA where the number of repeats varies among individuals. Individual to individual of course differ करेगा, making them useful for DNA profiling and DNA fingerprinting purposes. Next question, question number 8. Luminal in presence of heme part of hemoglobin undergoes oxidation by adding one of these alkaline solution. जब आप ल्यूमिनॉल टेस्ट करते हो तो वो क्या होता है? ग्लो करता है। अगर ब्लड प्रेजेंट होता है तो ग्लो करता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ल्यूमिनॉल के प्रेजेंस में जो हीम पार्ट है, मतलब ब्लड का जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है, वो ऑक्सीडेशन के लिए चला जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उस पर होता है, पर कौन से अल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिडिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। ये बचपन से, मतलब जब से आप फोरेंसिक पढ़ना शुरू करते हो तब से आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही एक ऐसा अल्कलाइन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं
ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली आप फिनोफ्थलीन टेस्ट करोगे तो भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। जितने भी प्राइमरी टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जो प्रिलिमिनरी नेचर के टेस्ट होते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग विच ड्रग हैज़ अ स्ट्रीट नेम स्कंक? स्ट्रीट नेम है ये किसी ड्रग का, ये कौन सी ड्रग का स्ट्रीट नेम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो कोकेन, मारुआना, कैथ एंड जोल्पिडेम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मारुआना। ठीक है, ये जो मारुआना है या जो मारिजुआना है, जैसे भी आप इसे कहते हो, उसका स्ट्रीट नेम क्या है? स्कंक उसका स्ट्रीट नेम है। इट इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेन or type of marijuana that is known to have stronger odor and इसी वजह से इसका नेम skunk रखा गया। It is a popular and potent variety of cannabis that has gained recognition in illicit drug culture। जो illicit drug culture होता है उसमें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाने वाला ये ड्रग होता है और इसका जो स्ट्रीट नेम होता है वो skunk होता है। ये कैनबिस प्लांट से आता है जिसे हम कहते हैं मारवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिनोफ्थलीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिनोफ्थलीन यूज इन ट्रैप केसेस इज रिप्लेस्ड बाय द मिक्सचर ऑफ फिनोफ्थलीन and for year 1002 so that the resulting pink color does not fade। so पहले हम सिर्फ और सिर्फ फिनोफ्थलीन यूज करते थे ट्रैप केसेस के लिए। तो वो थोड़ी देर के लिए पिंक कलर आता था फिर फेड हो जाता था। तो उस पिंक कलर को रोकने के लिए, स्टे करने के लिए कौन सा और केमिकल यूज किया जाने लगा है अब? तो हाइड्रोक्विनोन। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन थे बेंजोइक एसिड, फिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन कॉमनली कंबाइन किया जाने लगा है फिनोफ्थलीन के साथ इन ट्रैप केसेस to stabilize the pink color that indicates the presence of carbon dioxide। Now this mixture helps ensure that the pink color does not fade over time। ठीक है, जिससे ये पता चले कि हाँ भाई इसने क्या करा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, आपने उसे ट्रैप किया है। अलाउिंग फॉर द एक्यूरेट डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द गैस इन वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी उन क्लासेस से और आप ज़रूर यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस का एग्जाम क्लियर करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 फॉरेंसिक साइंस के नाम से। सो सारी वीडियोस वन बाय वन आपको उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू लुक फॉर दैट। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.